नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 जो शीर्षक है हास्यकरण से निपटना, आज उसकी जो पार्ट 1 की हम विशेष चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला चैप्टर था कि हास्यकरण की समझ। उसके बारे में देखा हमने कि किस प्रकार से हास्यकरण एक समाज के अंदर खड़ा होता है, उनके अलग अलग पहलू थे वो भी देखे हमने ना। किस प्रकार से जो आदिवासी समुदाय है या फिर मुस्लिम जो समुदाय है जो अल्पसंख्यक के रूप में या फिर एक हास्यकरण के रूप में उसको माना जाता है। सरकार ने भी काफ़ी सारे प्रयास किए कि ताकि एक समानता के रूप से देखा जाए, और बहुत सारे प्रयास है वो सरकार कर रही है। अब देखते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हास्यकरण जो एक किस प्रकार से एक जटिल एक व्यवस्था बन गई है, उनको निकालने के लिए सरकार किस प्रकार से प्रयास कर रही है, वो एक संघर्ष के रूप में देखते हैं। सरकार है एक असमानता को निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, समुदाय है, आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य जो हाशिए समूह है, उनकी क्या क्या मांगे, उनके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि ये अधिकार है हमारे संविधान के माध्यम से दिए गए, उनका सहारा लेकर कानून व्यवस्था बनाकर देखते हैं कि हास्यकरण से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं हम कि जो इस अध्याय के अंदर सरकार द्वारा कौन कौन से पहलू है वो अहम भूमिका निभाते हैं। पहला ही है कि मौलिक अधिकारों का उपयोग है नहीं। हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, संविधान के माध्यम से जो हमारे देश के रहने वाले सभी लोग ना, सभी जनता आ गई उसमें, उनको एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का उपयोग के लिए संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, है ना। तभी हमारा देश एक साथ है, आगे बढ़ पाएगा। हर समाज को तरक्की करने के लिए उसे जो सोच या राय है वहाँ पे दी जाएगी, जिन्हें मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया जाता है। मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। कोई उसमें ऊंच नीच का भेदभाव रहता नहीं है। सभी को मौलिक अधिकार है वो भारत देश के जो नागरिक हैं उनको दिए गए हैं। अब हाशिए तबकों में अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है ना। देखते कि किस किस प्रकार से अधिकार जो हाशिए क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहला है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर, है ना, जो हमारे मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार या फिर जो आवाज़ उठाने का अधिकार, हमें शांति से जीने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार पर जो जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है कि ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके साथ जो हो रहे अन्याय पर देखकर सरकार का ध्यान है अब दोहराने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। सरकार भी है, देखो ये जो भी कानून बना रही है वो ठीक से लागू नहीं होता है, तो सरकार को भी ध्यान देना है कि जो बनाए गए कानून को अमल होना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है ना। अभी कोई भी किसी भी समुदाय से या धर्म के जो लोग हैं, जाति के आधार पर कोई भी छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की जो भेदभाव रख सकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता, है ना। यानी कि सभी को समान रूप से आ जा सकता है, मंदिरों के अंदर जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति लोग जो उल्लंघन करता है तो लोकतांत्रिक सरकार है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए ये सरकार क्या कर रही है, संविधान के माध्यम से कानून बनाकर सभी को समान अधिकार दी जा रही है।
देखो यहाँ पे एक लिखा है कि दलित शब्द का मतलब होता है, क्या होता है, तो कि दबा कुचला, जिनको दबाया गया है, कुचला गया है, कभी आगे उठने दिया गया नहीं है, इसे बहुत सारे मौके दिए गए नहीं है। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है ना, दबा कुचला, कि उनको कहीं भी आगे आने के अवसर नहीं दिए गए, एक आम जनता की तरफ से उसको दिखाने गया, पिछड़ा वो वर्ग के रूप में उसको माना जाता है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज परंपराओं से उसे अलग रखा गया है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो 17 की तरह जो अस्पृश्यता के खिलाफ है ना, बहुत सारे ऐसे उनके विरोध किया गया है। उदाहरण लेकर देखें तो कि संविधान के अनुच्छेद जो 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ, कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, रंग के भेदभाव के हो, है ना, तो कोई भी इसको भेदभाव किया जाएगा नहीं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। अगर मान लो कोई भी दलित के साथ ऐसी कोई भी उच्च वर्ग के लोग उसके साथ ऐसे कोई बर्ताव करते हैं, तो वो इस सहारा के माध्यम से, अनुच्छेद 15 के माध्यम से उनके सामने कार्यवाही कर सकते हैं और वो जो न्यायपालिका के अंदर न्याय ले सकते हैं। देखो एक यहाँ पे एक महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवयित्री है जिसका नाम सोयराबाई है, उसके द्वारा एक लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी की जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जो जाति की थी, उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। देखो अब क्या कहती है कि काया है दूषित कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। यही अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया, ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से। यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से। इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना ना। कविता के माध्यम से सोयराबाई कहना चाहती है कि जो सोच, शुद्धता की जो सोच पर जो उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है ना। इसलिए कोई भी चीज़ नहीं होती जो एक की देह को ज़्यादा है और दूसरी देह को कम शुद्ध बना सकती है ना। ऐसा कोई भी भगवान ने मनुष्य को या फिर जो प्रकृति ने मनुष्य को दिया नहीं है। संभवतः वे यह भी कहना चाहती है कि जाति व्यवस्था में जो लोगों को जो विभिन्न स्थान, कार्य, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता। काम के आधार पर कोई भी ऐसी देखो जो गतिविधियां है आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये क्या है, लेकिन हमारे भीतर से, हमारे अंदर से, अपने विचारों से क्या होती है, मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। कोई भी ऐसे कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर ऐसी कोई भी गतिविधियां या फिर उसे ऐसा माना जा सकता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे कविता है जो हमारी सोयराबाई ने लिखी है और एक छुआछूत की जो भावना है वो जागरूक करने के लिए, उससे दूर होने के लिए बताई जा रही है। दलितों को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वह मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं, है ना। ये तो उनको प्रावधान भी दिए गए हैं और उनको संविधान में भी कहा गया है कि कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, खराब व्यवहार करता है तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बार बार सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और संविधान का पालन करने और उन्हें न्याय प्रदान करे, उन्हें उन पर जोर दिया गया है ना। सरकार का भी कर्तव्य रहता है जो बनाए गए कानून हैं उनको उन्मूलन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो पालन होना चाहिए। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है।
उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है, ताकि उनके जो समुदाय के भी जो लोग हैं अपने शैक्षणिक के अंदर स्वतंत्रता के आधार पर वो आगे बढ़ सके। इसका अर्थ है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुत संख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो, यानी उनके भी जो अधिकार है, रीति रिवाज है, परंपरा है, वो बरकरार होनी चाहिए। वो भी अपने एक देश के नागरिक होने के कारण अपना जो जीवन है वो आसानी से ठीक से गुजार सके। अब देखते हैं कि हाशियाई तबकों के लिए कानून कौन कौन से ऐसी व्यवस्था बनाई गई है ताकि ये एक जो हाशियाई तबका है उसको हटाया जा सके। सरकार भी अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए कानून बनाती है। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है ताकि समाज को एक समान रूप से देखा जा सके और ऐसा कोई खराब व्यवहार है या फिर भेदभाव होता है तो उसको न्याय दिलाया जा सके। बहुत सी नीतियाँ या योजना किसी समिति की सिफारिश हो या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित है। ये सरकार नीतियों का प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके, कि कोई भी ऐसे अवसर है, नीतियाँ बनाई जा सके, तभी ये कुछ जो समुदाय है, अल्प समुदाय है, उनको पहुंचाया जा सके और प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अंतर्गत देखो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, देखो कानून व्यवस्था बना रही है उसके अंदर कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने जनजातीय आबादी वाले व्यापारी, दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है ना, कि जो अल्पसंख्यक है, समुदाय है, मुस्लिम कहो, अनुसूचित जाति कहो, अनुसूचित जनजाति कहो, तो उनके लिए खास प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि उनके बच्चे हैं वहाँ पर रह कर जो अपना है पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके। जरूरी सुविधा और असमानता को खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कानून है। जो अल्पसंख्यक के समुदाय उनके लिए भी एक आरक्षण व्यवस्था बनाई गई है। जो आरक्षण व्यवस्था है वो शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का एक कानून एक महत्वपूर्ण आधार है। देखते हैं कि उनके जो एडमिशन हो या फिर कोई नौकरी या सरकारी नौकरी लेना हो तो उसमें ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए वहाँ पे बनाई गई, वो आगे आ सकते हैं, उसमें जो नौकरी है वो पा सकते हैं। आरक्षण नीति किस तरह काम करती है देखो, तो देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति या दलितों कहो, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों के अपनी अपनी सूचियाँ है ना, कि किस क्षेत्र किस सूची के अंदर ये अनुसूचित जाति आएगी, किस सूची के अंदर अनुसूचित जनजाति आएगी, कौन सी सूची के अंदर जो पिछड़ी जाति है या फिर अति पिछड़ी जाति है वो आएगी। केंद्र सरकार के पास पूरी रिकॉर्ड्स रहते, सूचियाँ बनी हुई होती है। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है, उनके पास भी पूरा रिकॉर्ड्स रहता है। अब देखो जब कोई विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए यानी कि एडमिशन के लिए जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता है, तभी वह उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। मान लो कि कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को मान लो कि कोई भर्ती आई हो ना, कि पुलिस की आई है, तो उसमें जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अगर फॉर्म भरते फिलअप करते तो उसमें क्या वहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ होता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। अगर आप ये जो वहाँ पे अपनी जाति यहाँ पे दर्ज कराते हो तो आपको आरक्षण का जो अधिकार है वहाँ पे दिया जाता है और आपको पहले वहाँ पे मौका मिलता है।
कॉलेजों और ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में, यानी कि अधिक जहाँ पे पैसा लगता है उस क्षेत्र के अंदर दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ यानी न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है कि यहाँ क्या होता है, जो उच्च समुदाय के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा जो कट ऑफ्स रहता है और जो कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए न्यूनतम यानी कि कुछ उनसे उनकी बराबरी से कम वहाँ पे मार्क्स का तय कर रखा होता है। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देते ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। देखो यहाँ पे एक डेटा दिया गया कि योजनाओं की सूची, सरकार योजना बना रही है और उसके बाजू में लिखा है कि यह योजना किस बारे में है। और तीसरा है कि आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों कि पहला है योजना की सूची के तहत विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था। वजीफा यानी कि जो छात्र को दी जाने वाली छात्रवृत्ति। तो यह योजना किस बारे में है कि यह योजना है कि जो बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति के पिछड़े हुए उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में है कि ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। कि आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा, है ना। समाज के अंदर बढ़ावा मिलेगा, क्यों? क्योंकि वह भी जो समुदाय जिस समुदाय के अंदर रहते, अगर ये आरक्षण की सुविधा के माध्यम से, है ना, इस व्यवस्था के माध्यम से जो विद्यार्थी वो पढ़ लिखना आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा बता रहे कि विशेष थानों का गठन, अलग अलग देखो वहाँ पे थाने बनाए जाएंगे तो क्या होगा, जो भी किसी का साथ खराब व्यवहार दुर्व्यवहार होगा तो वो उनका लाभ ले सकते हैं, वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। और ये समाज के रूप में क्या बढ़ावा मिलेगा, कोई भी ऐसे समुदाय है वो किसी से भी वहाँ पे जो अपने अधिकार है उसका हनन होने देंगे नहीं। तीसरा है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं। देखो ये भी क्या है कि योजना है जो किस बारे में, कि जो महिलाओं को स्त्रियों को बढ़ावा देती शिक्षा के अंदर ये पुरुष और जो आम जो उसे सभी को बराबरी का साथ है वहाँ पे उनको मौका दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो समाज के अंदर क्या होगा, एक बराबरी का हिस्सा है वहाँ पे बनेगा। तो ये काफ़ी जो पहलू बनाएंगे योजना बनेगी काफ़ी है, समाज को बराबरी का हक देने के लिए सही है। तो आज के तहत इतना काफ़ी है बच्चों, आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे भेज सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आभार।